नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारत की श्रृंखला हमने स्टार्ट करी थी, उसमें से हम लोग गुप्त काल तक का अध्ययन कर चुके थे। इस वीडियो में हम गुप्तोत्तर काल के बारे में जानेंगे, खासकर जो उत्तर भारत में फैले गुप्तोत्तर काल के बारे में। दरअसल जब पतन होता है तो भारत में फिर वही कहानी बनती है कि केंद्रीय सत्ता का फिर से अभाव होता है, जिसमें से कई छोटे छोटे वंशों का उदय होता है। तो इस वीडियो में हम उत्तर भारत के कुछ छोटे वंशों का और खासकर जो एग्जाम के लिए भी आवश्यक है, हर्षवर्धन के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके छोटे छोटे वंशों के साथ। तो सबसे पहला जो वंश आता है वल्लभी का मैत्रक वंश। इसका क्षेत्र था सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में है। राजधानी वल्लभी थी। शासनकाल इनका था 5वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक का। संस्थापक इसके इंपॉर्टेंट हैं, भट्टारक थे वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक। ये प्रारंभ में गुप्तों के सामंत थे, लेकिन जब गुप्त वंश का पतन होता है तो ये स्वतंत्र शासक के रूप में सामने आते हैं। अगर प्रमुख शासकों में देखा जाए तो धरसेन द्वितीय यहाँ का प्रमुख शासक था, जो कि हर्षवर्धन का समकालीन भी था और इससे मैत्रिक संबंध भी थे हर्षवर्धन के। इतना ही मैत्रक वंश में इंपॉर्टेंट है। खासकर इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्र था तो वल्लभी था और संस्थापक इसके भट्टारक। सिर्फ इतना एग्जाम के लिए आवश्यक है। अब आगे अगला वंश देखते हैं। दूसरा वंश जो है कन्नौज का मौखरी वंश। ठीक है, इसका क्षेत्र जो था तो मध्य गंगा घाटी इसका क्षेत्र था। राजधानी कन्नौज थी। इनमें से सिर्फ उतना ही याद रखना है कि इनके संस्थापक कौन थे, इनकी राजधानी कौन थी। बाकी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बस कभी मैचिंग में इनके संस्थापक पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है। तो इसके प्रमुख शासकों में देखें तो ईशान वर्मन इसके प्रमुख और सबसे शक्तिशाली शासक थे। और अंतिम जो शासक था ग्रहवर्मन था, जिससे जो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था, उसकी हत्या शशांक ने की थी। बंगाल का जो गौड़ शासक था, इसको अभी हम आगे देखेंगे, जिसके कारण से इसका संघर्ष होता है जाकर के हर्षवर्धन से। जो तीसरा वंश है तो बंगाल का गौड़ वंश। ये एग्जाम में इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, खासकर शशांक से। जो इसका प्रमुख क्षेत्र था तो बंगाल था। ठीक, राजधानी इसकी कर्णा सुवर्ण था। ये याद रखिएगा कि इसकी राजधानी कौन सी थी गौड़ वंशों की, तो कर्णा सुवर्ण थी। ये मैचिंग में कई बार पूछता है। वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो शशांक था। ठीक है, अब शशांक के बारे में हम 2-3 इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ये गौड़ का पहला स्वतंत्र शासक था। गौड़ वंश का शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा भी था। हर्षवर्धन का प्रमुख शत्रु यही था। उसका रीजन यही था कि जो हर्षवर्धन के बहन थी राजश्री, उसके पति थे ग्रहवर्मन, तो उनकी हत्या इसने की थी, जिस कारण से इसकी दुश्मनी होती है। आगे जब हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन जाते हैं उनसे युद्ध करने, तो उनकी भी हत्या इस शशांक ने छल से किया था। उसके कारण से मुख्य रूप से इसका संघर्ष हर्षवर्धन के साथ होता है। ठीक है, फिर मौखरी वंश के जो शासक ग्रहवर्मा थे तो उनकी हत्या की थी, अब हमने अभी जाना। और हर्ष के भाई राज्यवर्धन की भी छल से इसने हत्या की थी। इसी कारण हर्षवर्धन का गौड़ वंश से संघर्ष स्टार्ट होता है। इसकी धार्मिक नीति देखते हैं तो यह शैव वंश का कट्टर समर्थक था। ठीक है, इसलिए इसको बौद्ध धर्म का विनाशक भी बोला जाता है। और गया में जो बौद्ध वृक्ष है, इस पे भी आरोप है कि उसको कई बार भी इसने कटवाया, उससे 2 से 3 बार उसको कटवाया। ठीक है, तो ये बौद्ध स्थल को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी शशांक पे लगते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है इससे। खासकर इसकी राजधानी याद रखिएगा कि कर्णा सुवर्ण इसकी राजधानी थी। प्रसिद्ध शासक शशांक था। हर्षवर्धन के साथ इसके संघर्ष हुए, इतना इंपॉर्टेंट है इससे। अब हम विस्तार से पुष्यभूति वंश के प्रमुख शासक हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में, जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं। ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्तोत्तर काल का सबसे जो प्रसिद्ध वंश था तो यही पुष्यभूति वंश था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। इसके अगर प्रमुख शासकों को देखते हैं एक एक करके, तो इसका सिर्फ क्रम याद रखिएगा कि इनके क्रम कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इनको याद रखिएगा। अगर इनके बारे में बात करें तो ये भी गुप्तों के सामंत थे। जब गुप्तों का पतन होता है गुप्त वंश का, तो फिर ये लोग स्वतंत्र शासक के रूप में आते हैं। इनके प्रमुख शासकों को एक बार देख लेते हैं। जो पुष्यभूति तो ये तो संस्थापक ही थे। इसके बाद आते हैं नरवर्धन, फिर आते हैं राज्यवर्धन प्रथम, फिर आते हैं आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन जो कि हर्षवर्धन के पिता थे, फिर आते हैं राज्यवर्धन और फिर हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। इसी क्रम में पुष्यभूति, नरवर्धन, फिर उसके बाद राज्यवर्धन प्रथम, फिर आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और फिर हर्षवर्धन। ये क्रम आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम हर्षवर्धन के बारे में विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। तो इसका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक था। मतलब ये 41 वर्ष तक शासन करता है। पुष्यभूति या वर्धन वंश का जो महान शासक था हर्षवर्धन था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें कैसी थी, तो गुप्त साम्राज्य जो कि 5वीं शताब्दी में पतन के बाद उत्तर भारत में जो केंद्रीय शक्ति थी वो समाप्त हो चुकी थी। वही छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ। उसमें जो सबसे
सर्वोच्च रूप से उदय होता है तो ये पुष्यभूति वंश का होता है। ठीक है, इसमें से मौखरी हमने पढ़ा अभी, गौड़ वंश का शासक जो शशांक था इसके बारे में पढ़ा, वाकाटक वंश था और मैत्रक वंश, ये प्रमुख जो छोटे छोटे वंश थे। राजनीतिक अस्थिरता परंतु सांस्कृतिक निरंतरता इनमें बनी रहती, मतलब यहाँ पे राजनीतिक तो अस्थिरता थी लेकिन जो संस्कृति थी तो बनी हुई थी, क्योंकि उसका मुख्य रीजन यही था कि ये वैष्णव धर्म के को ही फॉलो करते चल रहे थे। जब हर्षवर्धन आते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी पतन भी होता है, क्योंकि इनका झुकाव थोड़ी बौद्ध वंश की तरफ भी जाता है। इसके परिवार और वंश के बारे में जाने तो ये पुष्यभूति वंश से था, जिसे वर्धन वंश भी कहते थे। राजधानी इसकी थानेसर थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राजधानी इसकी कौन सी थी, थानेसर। परिवार तो इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, इसने हूणों के विरुद्ध इसने संघर्ष किया था। माता का नाम इनके यशोमती था। बड़ा भाई राज्यवर्धन द्वितीय था, जिसके बारे में अभी हमने जाना कि इसकी हत्या शशांक ने की थी छल से। बहन इनका नाम था इनके राजश्री, जिसकी शादी हुई थी मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से, जिसकी हत्या शशांक ने की थी। ये हम अभी तक जान चुके हैं। ठीक है, तो इसके परिवार और वंश के बारे में हो गया। इसकी जो सत्ता प्राप्ति है उसके पीछे कहानी थी कि जो इसकी बहन थी राजश्री, उसकी शादी हुई थी ग्रहवर्मन से, जो कि मौखरी वंश के शासक थे। जब ग्रहवर्मन की हत्या करता है शशांक, उसके बाद इनके भाई जो राज्यवर्धन थे, जो शासक थे इसके पुष्यभूति वंश के, तो ये जाते हैं उससे युद्ध के लिए, जिसमें उसने छल से उनकी भी हत्या कर देता है राज्यवर्धन की। और इसी परिप्रेक्ष्य में फिर इनको गद्दी मिलती है, जिससे इनका प्रमुख संघर्ष होता है शशांक के साथ। तो जो इनका होता है तो 606 ईस्वी में ये 16 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं। तो ये याद रखिएगा कितने वर्ष की आयु में राजा बनते हैं, तो 16 वर्ष की आयु में। तो इनके जो प्रारंभिक शासन था तो पूरी तरह संकट और युद्ध से भरा था, क्योंकि जो सबसे प्रमुख था तो शशांक के आक्रमण उसी समय हो रहा था, साथ साथ हूणों के विद्रोह भी इसी समय हो रहे थे, और उसी संकट में इनका राज्याभिषेक हुआ था 16 वर्ष की आयु में। अब हम हर्षवर्धन का राज्य विस्तार देखते हैं। तो इसका जो उद्देश्य था तो उत्तर भारत में राजनीतिक एकता को स्थापित करना, क्योंकि छोटे छोटे कई साम्राज्यों का उदय हुआ था गुप्त वंशों के पतन के बाद। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था उत्तर भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको समाप्त करके यहाँ एकता स्थापित करना। जो इसके विजय क्षेत्र थे तो पंजाब था, हरियाणा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, बिहार था, राजस्थान का भाग था, साथ साथ मध्य भारत का क्षेत्र था। इसने राजधानी अपनी कन्नौज को बनाया था। तो हमने देखा कि इसकी पहली राजधानी थी इसकी थानेसर थी, थानेसर। तो ये याद रखिएगा कि इसकी राजधानियाँ दो थी, पहले थानेश्वर थी, उसके बाद इसने कन्नौज को भी राजधानी बनाता है, जो कि रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। जो दक्षिण का इसका प्रमुख अभियान रहता है तो दक्षिण में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से इसका संघर्ष होता है, जिससे इनकी पराजय होती है। इसका जो वर्णन है तो एहोल अभिलेख है, इसका एहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में इसको पराजित किया था हर्षवर्धन से, जिससे इससे दक्षिण का विस्तार सीमित हो गया था और मात्र उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, हर्षवर्धन की हार हुई थी। इससे यह सिद्ध भी होता है कि हर्ष का साम्राज्य उत्तर भारत तक ही सीमित था। ये जानकारी हमें इसके साम्राज्य विस्तार की मिलती है। इसका विस्तार मात्र उत्तर भारत में ही, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि क्या इसका दक्षिण में भी किसी साम्राज्य में था, तो इसका दक्षिण में कहीं पे भी विस्तार नहीं था। नर्मदा घाटी में से पुलकेशिन द्वितीय पराजय का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये एहोल अभिलेख याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय का है। इसकी दोनों राजधानी थानेश्वर और दूसरी राजधानी कन्नौज, जो कि रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से दोनों महत्वपूर्ण थी। अब इसकी प्रशासन व्यवस्था देखते हैं कैसी है। तो शासन का स्वरूप कैसा था, राजतंत्री शासन था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाली कहानी चल रही थी। राजा जो था सर्वोच्च था। सामंतों की भूमिका यहाँ भी महत्वपूर्ण थी। जैसा हमने देखा था गुप्त काल में जो प्रांत थे उनके प्रमुख सामंतों को बनाया जाता था, तो यहाँ भी सामंतों की भूमिका उसी तरह महत्वपूर्ण बनी रहती है। साथ साथ गुप्त काल की जो प्रशासनिक परंपरा थी उसका भी यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ था, वही परंपरा लगातार चलती जा रही थी। जो प्रमुख अधिकारी थे तो कुमारा मात्र प्रमुख अधिकारी थे। साथ ही जो महाबलाधिकृत थे जो सेना के प्रमुख थे, दंडनायक थे जो न्याय के प्रमुख थे, महासंधि विग्रहिक थे जो विदेश नीति वहाँ गुप्त काल में देखते थे, वैसे ही महासंधि विग्रहिक थे यहाँ भी विदेश नीति देखते थे। ये इनकी प्रशासन व्यवस्था हो गई जो कि केंद्रीकृत थी। ठीक है, राजस्व एवं भूमि व्यवस्था कैसी थी, तो कृषि यहाँ भी मुख्य व्यवसाय का आधार थी, मतलब मुख्य जो आधार थी तो कृषि ही थी आय का।
भूमि कर यहाँ भी लिया जाता था। वहाँ हमने पढ़ा था 3 प्रकार के भूमि कर लिए जाते हैं, यहाँ भी भूमि कर लिया जाता था। भूमिदान तो ब्राह्मणों को भी दिया जाता था, बौद्ध बिहारों को भी दिया जाता था। जब हमने गुप्त वंश पढ़ा तो वहाँ ब्राह्मणों को, बौद्ध बिहारों को, साथ साथ कुछ और धार्मिक संस्थाओं को भी दिए जाते थे। तो यहाँ मुख्य रूप से ब्राह्मणों और बौद्ध बिहारों को दिया जाता था। इससे समस्या क्या हुई कि राज्य की आय घटती गई और सामंतों की शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि प्रमुख सामंत यही थे। तो जब इनकी शक्ति बढ़ती गई तो आगे जब पतन होता है तो जो गुप्त काल के पतन का कारण बनता है सामंतों की शक्ति, वही इसमें भी कारण बनता है। क्योंकि सामंत जब बहुत मजबूत होते हैं तो केंद्र को कर देना बंद करते हैं, साथ साथ इनके पास सेना भी रहती थी जिससे ये लोग विद्रोह कर देते थे। तो ये इनका मुख्य राजस्व और भूमि व्यवस्था थी। न्याय व्यवस्था देखते हैं हर्षवर्धन की कैसी थी। तो दंड जो था कठोर दिया जाता था। उसका प्रमुख रीजन ये भी था क्योंकि छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था, लगातार संघर्ष हो रहे थे, तो इसलिए दंड की व्यवस्था कठोर रखी गई थी ताकि विद्रोह न हो सके। अपराधों पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, परंतु राजा जो था वह स्वयं न्यायप्रिय माना जाता था। ठीक है, कारावास, जुर्माना और शारीरिक दंड, तीनों प्रकार के दंड दिए जाते थे। जो इसका वर्णन है तो हेनसांग द्वारा इसका वर्णन किया गया, जो कि इसकी जो प्रमुख बुक थी हेनसांग की, सी यू की, इसमें इसने इसका वर्णन किया। यात्रा वृत्तांत है, इसमें वर्णन किया हर्षवर्धन के साम्राज्य का। ये भी याद रखिएगा कि हेनसांग जो था तो हर्षवर्धन के समय भारत में आया था और इसकी बुक का नाम था सी यू की। ये इंपॉर्टेंट है। धर्म और धार्मिक नीति कैसी थी इसकी, तो जो प्रारंभिक अवस्था में थी तो ये भी शैव धर्म का अनुयायी था, क्योंकि गुप्तों के समय से ही शैव धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, तो ये भी शैव धर्म का अनुयायी था। बाद में ये महायान शाखा से बौद्ध धर्म की जुड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म से तो जुड़ा, लेकिन शाखा कौन सी थी, तो महायान। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। नीति थी तो पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता थी, मतलब इसने बौद्ध धर्म की तरफ तो इसने पलायन किया, लेकिन साथ साथ इसने शैव धर्म और जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म साथ साथ अन्य संप्रदायों को इसने संरक्षण प्रदान किया था। तो यह इसकी धार्मिक नीति हो गई। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म के बारे में, इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो उसके लिए इसने क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट कन्नौज में इसने एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ साथ प्रयाग में दान समारोह का आयोजन किया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, नालंदा विश्वविद्यालय की सहायता की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की धर्मपाल द्वारा स्थापना की गई थी, तो इसने सहायता करी। साथ ही बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया। हर्षवर्धन कभी कभी राजा भिक्षु भी कहा जाता था। ये याद रखिए कि राजा भिक्षु की उपाधि भी इसको दी गई थी हर्षवर्धन को। तो इसके प्रमुख इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म को संरक्षक इसने कैसे दिया, तो प्रयाग में दान समारोह और कन्नौज में विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया। इसकी साहित्य और संस्कृति देखते हैं तो ये स्वयं एक लेखक भी था। इसके नाटक थे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसके नाटक थे। तो जो नागानंद था मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित था। तो इसके तीनों ये याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी रचना कौन कौन सी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके दरबार में विद्वान भी रहते थे। बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित लिखी, जिसमें हर्ष की जीवनी थी इसकी, हर्षचरित नाम से इसको लिखा था बाणभट्ट ने। साथ साथ कादम्बरी में भी इसने हर्ष के बारे में लिखा था। हर्षचरित जो है तो हर्ष का ऐतिहासिक स्रोत भी है, ये याद रखिएगा। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इसका दरबारी कवि जो था बाणभट्ट थे, जिनने हर्षचरित लिखी, साथ साथ कादम्बरी लिखी। ये इंपॉर्टेंट है इसके साहित्य में। क्योंकि इसका वंश सीमित रहा तो इसलिए जो जानकारी है इसके साहित्य की वो भी सीमित ही है। अगला इंपॉर्टेंट है कि जो विदेशी यात्री विवरण था इसका, तो जो ह्वेनसांग इसके समय में, ये इंपॉर्टेंट है कि ह्वेनसांग इसके समय में आया था। इसकी बुक इंपॉर्टेंट है सी यू की। इसमें इन्होंने वर्णन किया कि प्रशासन कैसा था, साथ साथ समाज की स्थिति कैसी थी। तो एक संतुलित समाज था। शिक्षा प्रणाली, तो नालंदा जो था प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। ये याद रखिएगा कि नालंदा इस समय भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहीं से हर्षवर्धन, ये जो ह्वेनसांग था, इसने भी शिक्षा नालंदा से ही ली थी। ये याद रखिएगा। और नालंदा महायान शाखा से जुड़ा था। ये 3 पॉइंट नालंदा के बारे में याद रखिएगा। कर व्यवस्था के बारे में भी ह्वेनसांग ने वर्णन किया था। साथ साथ जो हर्षवर्धन है इसको उदार, दानी और विद्वानों का संरक्षक बताया है। किसके द्वारा, ह्वेनसांग द्वारा। ये इंपॉर्टेंट तीनों याद रखिएगा। अब इनके समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में देखें। हर्षवर्धन के समय तो कैसे, तो वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। चारों वर्ण इस समय भी एक्टिव थे। कौन से, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से यहाँ भी ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान मिला हुआ था। कृषि प्रधान समाज था। व्यापार में कमी होती है गुप्तों की तुलना में। इसका मुख्य रीजन वही था कि इस समय बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे लगातार। स्त्रियों की स्थिति मिश्रित थी, जिसमें से कुछ सकारात्मक पॉइंट भी थे कि उनको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था, साथ साथ यहाँ पर्दा प्रथा और बाल विवाह भी प्रचलित हो गया था। तो इसलिए इनकी स्थिति जो थी तो मिश्रित रूप से थी। दास प्रथा सीमित अवस्था में यहाँ भी प्रचलित थी। मृत्यु और पतन के बारे में देखें तो 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। ये डेट याद रखिएगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है, 647 ईस्वी में। इसके बाद कोई भी उत्तराधिकारी इसका जो था वो योग्य नहीं हो सका, जिस कारण से जो वर्धन साम्राज्य था वो फिर से टूट जाता है और उत्तर भारत फिर से छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। इसने कोशिश करी थी कि जो एक केंद्रीय सत्ता गुप्त वंशों के बाद समाप्त हुई थी, तो इसने वापस से केंद्रीकृत करने का प्रयास किया। यहाँ तक तो केंद्रीकृत थी, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद वापस से इसके उत्तराधिकारी योग्य साबित नहीं हुए और जो उत्तर भारत था फिर छोटे छोटे कई राज्यों में बढ़ जाता है। इस प्रकार हमने उत्तर भारत का जो संपूर्ण गुप्तोत्तर काल था ये हमने समझा। अगले वीडियो में हम दक्षिण भारत के गुप्तोत्तर काल के कुछ जो वंश थे उनको देखेंगे। ठीक है। भारतीय इतिहास की जो श्रृंखला अभी प्राचीन भारत चल रही है, इसको लगातार चलेगी। अभी जैसे प्राचीन भारत समाप्त होता है उसके बाद मध्यकाल, फिर उसके बाद आधुनिक भारत की श्रृंखला हमारे चैनल पे डेली इसमें वीडियो आएंगे। आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।